Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management. And as you all know that we have started with chapter number 1, that is Principle of Management, and in that we have completed 2 parts. So part 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था about the introduction, meaning and definition of Principle of Management, and then in part 2 we have discussed about nature of Principle of Management. ओके, पार्ट 1 इज़ इम्पॉर्टेंट. ये इम्पॉर्टेंट इसके लिए बिकॉज ये आपको चैप्टर नंबर 1 में से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, ये आपको भी पता है. तो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग या डेफिनेशन तो 100% लिखना ही है. दैट इज़ वाई दिस पार्ट 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू हैव नॉट वॉच दिस वीडियो, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो एंड चेक आउट द वीडियो so that you can know about the introduction, meaning and definition. And then in part 2 we have discussed about the nature of principle of management. In that मैंने आपके लिए कोड प्रिपेयर किया था, that is PUBG CAF. So with the help of this code you can memorize all the pointers, which is very important. Now in this video students, we are going to discuss about one very important question, that is theories of management. ओके, सो यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है थियरी, दूसरा दिया हुआ है मैनेजमेंट. तो जैसे कि आपको पता है, हम लोग कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि आपकी बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई है, और आपके जब आप इस आंसर को पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप इजीली इसको समझ सकते हो और आपको फिर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. ठीक है. एंड दिस थियरीज ऑफ मैनेजमेंट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपको 99.99% जो है एग्ज़ाम में ये आ सकता है. तो बेसिकली 2 थियरीज़ है, एक है हेनरी फयोल का, सेकेंड है टेलर का. तो 2 में से एक तो आपको 100% एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा. क्लियर. चलो, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला यहाँ पे आपको 2 वर्ड दिख रहे हैं, थियरीज़ दिया हुआ और एक मैनेजमेंट दिया हुआ है. नाउ मैनेजमेंट ऑफ थियरीज़ ये होता है सेट ऑफ रूल्स. ओके, तो मैनेजमेंट थियरीज ऑफ मैनेजमेंट जो आपका है, हम लोग बोल सकते हैं मैनेजमेंट थियरीज, ये आपके रूल्स होते हैं. ओके, दे आर द रूल्स. और ये रूल्स आपको गाइड करता है. किसको गाइड करेगा? मैनेजर को, बिकॉज मैनेजर्स आर द वन हु मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन. सो थियरीज एक रूल्स है जो गाइड करता है मैनेजर को क्या करने में, टू मैनेज, मतलब बिज़नेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर की हेल्प करता है. क्लियर. तो मैनेजमेंट थियरीज़ क्या है? रूल्स है. ओके, जो गाइड करता है मैनेजर को किसके लिए? टू मैनेज दी ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर, पहला चीज़. सेकेंड, अगर आप बात करोगे थियरीज़, तो थियरीज़ यहाँ पे देखा कि रूल्स होता है, बाद में हम बोलेंगे कि थियरीज़ जो है वो एक एक्सप्लेनेशन होता है जो एम्प्लॉयज़ की हेल्प करता है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होंगे ये एक एम्प्लॉय को मालूम पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ थियरीज़. सो मैनेजमेंट थियरीज़ की हेल्प से कि एम्प्लॉय को ये पता चलता है कि वो किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करेगा. ओके, 2 चीज़, एक तो रूल्स है किसके लिए? मैनेजर के लिए. दूसरा एक्सप्लेनेशन है एम्प्लॉय के लिए. 2 चीज़ हो गया. इसके बाद में इफ़ यू टॉक अबाउट दिस थियरीज़, सो ये थियरीज़ आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये अप्लीकेबल होता है. अब वो चाहे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन हो और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. दैट मीन्स दिस थियरीज आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. ओके, 3 चीज़ देखा बेसिकली. सबसे पहला मैनेजमेंट थियरी जो है वो रूल्स है किसके लिए? मैनेजर के लिए. दूसरा हमने देखा है जो मैनेजमेंट थियरी, मैं MT लिख रहा हूँ. ओके, ये एक्सप्लेनेशन है, ये एक एक्सप्लेनेशन है किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए. राइट, एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सप्लेनेशन है जिससे एम्प्लॉयज़ को ये मालूम पड़ेगा कि वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करेगा. ठीक है. नाउ बेसिकली इन दिस थियरीज ऑफ मैनेजमेंट हम लोग पढ़ने वाले अबाउट दी प्रिंसिपल्स. दैट मीन्स कुछ थिंकर्स है. थिंकर्स मीन जिन लोगों ने ये थियरीज़ को बनाया. बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनमें से हम लोग कुछ ही लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक हेनरी फयोल के बारे में, दूसरा टेलर के बारे में. तो ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, जो थिंकर्स हैं हेनरी फयोल और टेलर, इन लोगों ने कुछ थियरीज़ लेके आया. थियरीज़ किसके पर बेस्ड था? कि वो थियरीज़ के हेल्प से आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकोगे. ओके, सो ये जितनी भी थियरीज़ है इसको आप अपने हिसाब से इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो. क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये थियरीज जो है ये कोई लॉ नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक्ट नहीं है.
Okay, it's just a theory. So if you are the manager of the organization, if you want to change the theory as per your choice, so you can change. Clear? हाँ, थियरीज जो है ये पॉजिटिव चीज़ें होती है, अगर इनको आपने फॉलो किया तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाओगे। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पनिशेबल ऑफेंस है, आपको थियरीज़ को 100% फॉलो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ओके, आप नहीं भी करोगे, आप अपने हिसाब से बिज़नेस को चलाओगे तो भी चलेगा। ओके, लेकिन अगर आपने थियरीज़ को फॉलो किया तो एक मैनेजर और एक एम्प्लॉय अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वो अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दिस थियरीज़, सो अभी अगर आप बात करोगे कोई ऑर्गेनाइजेशन की, जस्ट 1 सेकेंड, मैं ये हटा देता हूँ पहले। ओके, नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप अगर बात करोगे कोई सोसाइटी की, या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। ओके, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सो ये ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दे ऑल आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स। अब वो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो कौन सी है? सी, अगर आप जैसे भी आप 12th में हो, 12th के बाद में आप जाओगे, जब पास हो जाओगे तो आप कहीं पे जॉब करोगे। जब आप जॉब करोगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ फील करोगे कि कोई ऐसा इंसान भी है जो बोलता है कि आई एम द बॉस, मतलब उसके हाथ में पूरी अथॉरिटी होती है। उसने बोला कि ये चीज़ सही है तो वो सही है, उसने बोला ये चीज़ गलत है तो वो चीज़ गलत है। आप उसके आगे नहीं जा सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ओके, एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब बोलते हैं ना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, कि मेरे पास ही अथॉरिटी है। अगर आपको कुछ करना है तो मेरे बिना पूछे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड आई एम द बॉस। मैं बॉस हूँ तो आपको मेरी बात मानना ही पड़ेगा। ओके, तो ये भी एक टाइप का प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर आप भी एज अ इंडिविजुअल आप भी कहीं काम करोगे तो आप भी ये चीज़ को फेस करोगे। ओके, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है। आप कहीं काम कर रहे हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से आपको हेल्थ इशू हुआ, ये भी एक टाइप का प्रॉब्लम है। ओके, लो मोटिवेशन, मतलब आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आपको सब लोग डीमोटिवेट करेंगे। दैट मीन्स आपको ये बोलेंगे कि यू आर नथिंग, तू कुछ भी नहीं कर सकता है अपनी लाइफ में। इस तरीके से आपको डीमोटिवेट करेंगे। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक इन्वायरमेंटल इश्यूज़। अब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में क्या होगा कि आपको प्रॉपर तरीके से वाटर फैसिलिटी नहीं मिलेगा, आपको कैंटीन फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ऐसे करके देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं। दिस मच क्लियर? सो ये सारे प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है, ओके, ये सारे प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो है थियरीज़। ओके, सो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, वहाँ पे आप इन सारी थियरीज़ को एक्सप्लेन करोगे। सो जब आप ये आंसर को पढ़ोगे और जब आप ये आंसर को लिखोगे एग्ज़ाम में, तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर कट होना चाहिए कि सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में और एज एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इनकी लाइफ में एक मेजर प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लाइक लो मोटिवेशन, इन्वायरमेंटल इशू, सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? थियरीज़। तो इस आंसर में आपको थियरीज़ की तारीफ़ करना है बेसिकली। ओके, चलो, सो आई होप आपको ये चीज़ जो मैंने बताया समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई होगी सो नो नीड टू वरी। जब हम लोग अभी बुक में जो आपको दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे तो आपको 100% सारी चीज़ें समझ में आएगी। ओके, चलो, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मेन आंसर। सो यहाँ पे हम लोग पहले मैनेजमेंट थियरीज़ की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना होगा, सी मैनेजमेंट थियरीज़ आर द सेट ऑफ जनरल रूल्स। तो मैनेजमेंट थियरी क्या है? रूल्स है दैट गाइड्स, किसको गाइड करता है? द मैनेजर टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर मैनेज करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसका किसकी हेल्प से? मैनेजमेंट थियरीज़ की हेल्प से। ओके, तो मैनेजमेंट थियरीज इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एक मैनेजर की हेल्प करता है टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? आगे, थियरीज आर एन एक्सप्लेनेशन। थियरीज क्या है? एक्सप्लेनेशन है। टू असिस्ट मतलब टू हेल्प द एम्प्लॉयज़ टू इफेक्टिवली रिलेट टू द बिजनेस
गोल्स एंड इम्प्लीमेंट, उनको जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो मालूम पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ थियरीज, एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिव मीन्स टू अचीव द सेम, और गोल्स क्या है वो तो उनको मालूम पड़ेगा, और किस तरीके से वो गोल को अचीव करने के लिए उनको इम्प्लीमेंट करना होगा इफ़ेक्टिवली इसी, और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए, तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय के काम आएगा थियरीज। मतलब ये कि एक एम्प्लॉय को एक गोल अचीव करने के लिए और गोल अचीव करके अपने जितनी भी पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए किसकी कौन हेल्प करेगा, थियरीज हेल्प करेगी। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स, तो ये मेन है हमारा, यही आंसर है आगे का आपका। वेरियस मैनेजमेंट थिंकर्स हैव इंट्रोड्यूस थियरीज, तो बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन लोगों ने कुछ थियरीज बनाया, विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस, मतलब अलग अलग तरीके की थियरीज है। ओके, और हर एक थियरीज का अलग अलग मैसेज है। आगे देखते हैं। मैनेजमेंट थिंकर्स सच एस फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, तो ये एक हम लोग पढ़ने वाले हैं टेलर के बारे में। देन एल्टन मोयो, इसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले। हेनरी फोयल, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो टेलर एंड हेनरी फोयल, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा। हैव इंट्रोड्यूस द थियरीज विच आर बेस्ड ऑन डिफरेंट अप्रोचेस, तो हेनरी फोयल ने और टेलर्स ने कुछ थियरीज बनाया जो डिफरेंट, वो बेस्ड है डिफरेंट अप्रोचेस के ऊपर। दिस थियरीज आर एप्लीकेबल इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है, वेदर इट इज़ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये थियरीज एप्लीकेबल है। आगे, विथ अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस। एवरी मैनेजर कैन यूज़ दिस थियरीज बाय एडिंग सम इनोवेटिव टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, सो हर एक मैनेजर इस थियरीज़ को फॉलो कर सकता है। अगर उसको कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ चेंजेस करना है, तो वो चेंजेस भी कर सकता है। नहीं, कुछ इनोवेटिव चीज़ों को ऐड करना है, कुछ टेक्निक्स को ऐड करना है, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, स्ट्रेटजीज़ को ऐड करना है, तो वो ऐड कर सकता है। ओके, इट मीन्स दिस ओल्ड थियरीज आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरीज, तो जो पुरानी थियरीज़ थी वो सारी थियरीज़ आज अपने मॉडर्न थियरीज़ की को हेल्प करती है। मतलब मॉडर्न थियरीज जो है उनको हेल्प मिलती है पुरानी जो ओल्ड थियरीज़ है उनसे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बट आपको जो इजी लगता है उसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट भी बहुत इजी है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कफोर्स, सोसाइटी आर फेसिंग सम कॉमन प्रॉब्लम्स, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं। कौन सा है? सच एस सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, मैंने अभी आपको बताया था। स्ट्रेस, लो मोटिवेशन, इन्वायरमेंटल इशू, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ इम्बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी नहीं बैलेंस होगा, वर्क लाइफ बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा। Theories of management definitely provide solution in such issues to the management people, तो ये सब क्या है? This all are the problems जो अभी हमने देखा, और उसका solution क्या है? This theory। समझ में आ गया? सी, मैंने आपको पहले बोला था कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएगी, और आपको रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना पड़ेगा, और आपको सारे आंसर्स और याद हो जाएंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं अभी। चलो, हमारा मेन आंसर यहाँ से शुरू होता है, दैट इज़ हेनरी फेयोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेनरी फेयोल थियरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाया था। पहले कुछ थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको लिखना होगा, हेनरी फेयोल born in the year 1841 and died in the year 1925, was a French mining engineer, ये थे फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर, who turned a leading industrialist, फिर धीरे धीरे क्या बन गए? एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, एंड अ सक्सेसफुल मैनेजर ऑल्सो, और एक सक्सेसफुल मैनेजर भी बन गए। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ माइनिंग इंजीनियर इन अ फ्रेंच माइनिंग कंपनी, एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ एम्प्लॉय, एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, और धीरे धीरे ये क्या बन गए? चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए। क्लियर? चलो, आफ्टर कंडक्टिंग
मैनी एक्सपेरिमेंट्स, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया, एंड ऑब्जर्वेशंस, और चीज़ों को ऑब्जर्व किया इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन इन हिज फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको थियरी, आपको ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ओके, इसके लिए आपको उसको याद रखना है। ठीक है, तो आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशंस करने के बाद में जो हेनरी फयोल है, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को लेकर आया, आर एक्सप्लेन इन हिज बुक, अपनी बुक में एक्सप्लेन किया, किसमें, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं इसको याद करने के लिए सिंपल सा एक कोड बताता हूँ, GIA, दैट इज़ जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? चलो, ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स ही इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। ओके, तो हेनरी फयोल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट ड्यू टू हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स। तो उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया मैनेजर्स के लिए, इसके लिए इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। फयोल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस स्टेटमेंट्स सर्व एज अ गाइडलाइन। ये जितने भी स्टेटमेंट है 14 प्रिंसिपल्स, ये सब क्या है? गाइडलाइंस है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट एक्शंस। मैनेजमेंट का, अगर मैनेजमेंट को एक्शन लेना है, कोई चीज़ करना है, तो ये प्रिंसिपल्स हेल्प करेगा। कोई डिसीजन लेना है, इनको कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए भी ये 14 प्रिंसिपल्स उनकी हेल्प करेगी। ओके, चलो अभी आपको ये 14 प्रिंसिपल्स आराम से याद हो जाएंगे। सबसे पहले काम है कि आप इसको, जितने भी पॉइंटर्स आपको दिए हैं उसको आप गो थ्रू करो, और सारे पॉइंटर्स को याद करने के लिए मैंने आपके लिए कोड प्रिपेयर किया है, दैट इज़ सोर्स्ड AI। सोर्स्ड AI, जिसमें S जो है 3 टाइम है, U 2 टाइम है, E 2 टाइम है, D 2 टाइम है। ओके, लेकिन आपको ये कोड याद रखना है, दैट इज़ सोर्स्ड AI। सोर्स SOURCED और AI। क्लियर? चलो, विद द हेल्प ऑफ दिस कोड आप ये सारे पॉइंटर्स को इजीली याद कर सकते हो। सी, पहला जो प्रिंसिपल सब में कॉमन होगा, यहाँ पे देखो S है, S है, S है, S3 है, O एक बार है, फिर U 2 टाइम है, RCEEDDAI। ओके, तो आप ये कोड देखोगे तो ये आपका कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सोर्स्ड AI। क्लियर? चलो, सबसे पहला आपको प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर दिया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, ऐसे करके आपको टोटल 14 प्रिंसिपल्स दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट जाते हैं आपकी जो बुक में दिया है, वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ों को टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया है प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो आपके दिल में एक डर होता है कि कभी भी आपको उस जॉब से निकाल देंगे। तो एज पर दिस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हेनरी फयोल सेज दैट कोई भी बंदा जो बिजनेस, जो एज अ एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको एक जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर जॉब सिक्योरिटी होगा तो वो पीसफुली काम करेगा, अपना 100% देगा, अपना 100% एफर्ट देगा। तो उससे क्या होगा, आपका जो उसका जो प्रोडक्ट बनाने का वे होगा, उसमें आपका क्वालिटी इंप्रूव होगा और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपका सेल्स भी ज़्यादा होगा। क्लियर? तो इसके लिए बोलते हैं ये प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, रिक्रूट करना मतलब सेलेक्ट करना, द मैनेजमेंट शुड अश्योर दैम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब आपको कोई जॉब से निकालेगा नहीं। ओके, इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमॉन्ग दी एम्प्लॉयज़। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि एक पर्सनल अटैचमेंट हो जाना। ओके, इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा तो आपका एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑफ एडवर्स वेर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेशो। और जॉब सिक्योरिटी जो है वो एम्प्लॉय के ऊपर बर्डन जो है, एक डर जो है वो निकाल देता है। ओके, तो सिंपल एकदम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो इसमें आपको दिया हुआ है, स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। सी, बेसिकली क्या होता है, जो टॉप लेवल एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है
और एक लोअर लेवल होता है, राइट। टॉप लेवल में कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, जिनका बिजनेस होता है, वो लोग होते हैं टॉप लेवल पे। मिडिल लेवल पे होते हैं मैनेजर्स, और जो लोअर लेवल होता है उसमें होते हैं एम्प्लॉयज़, वर्कर्स। ओके, सो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोई काम, कोई वर्क देना है टू लोअर मैनेजमेंट, तो पहले वो यहाँ जाएगा मिडिल लेवल पे, फिर मिडिल वाला मैनेजर जो होगा वो जाएगा लोअर लेवल पे। ओके, तो यही होता है कम्युनिकेशन, इसी तरीके से होता है। तो देखो यहाँ तक कि वही चीज़ जो अभी मैंने बताया वही है। आगे देखो, दिस हेल्प्स टू इंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। दैट मीन्स अगर टॉप लेवल डायरेक्टली अगर लोअर लेवल से बात करता है, ओके, फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। सो अगर स्केलर चेन प्रॉपर होगी, डायरेक्ट टॉप लेवल जो है वो लोअर लेवल से बात करेगा, तो मिडल लेवल बच जाएगा, और जो मैसेज है वो क्लियर कट लोअर लेवल को मिलेगा। ओके, दिस हेल्प्स टू इंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। मतलब पहले टॉप लेवल किसके पास जाता था? मिडल के पास, फिर मिडल वाला जाता था लोअर के पास। ओके, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। एग्जाम्पल, अ जनरल मैनेजर इन्फॉर्म्स द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर। पहले जो जनरल मैनेजर है वो किसके पास जाएगा? फंक्शनल मैनेजर के पास जाएगा। देन फंक्शनल मैनेजर विल पास इट टू सुपरवाइजर्स, एंड सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म इट टू फोरमैन, एंड सो ऑन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। मतलब जितने भी अथॉरिटी लेवल वाइज है, एक के बाद एक उनके पास जाना पड़ेगा, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन and to take speedy decisions across communication or direct communication is followed by various organization which is known as gangplank. ओके, मतलब जो टॉप लेवल होगा वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा? लोअर के पास जाएगा। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन ऑफ द अथॉरिटी इज़ नेसेसरी। ओके, तो उनको अथॉरिटी होना चाहिए, परमिशन होना चाहिए, तभी वो लोग डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट जो है ऑर्डर दे सकते हैं टू द लोअर लेवल। क्लियर? तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। आई होप आपको समझा होगा। कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी अगेन। चलो अभी हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल पर्सन को इम्पोर्टेंस देने से बेटर है कि पूरे ग्रुप को इम्पोर्टेंस दे। क्योंकि अगर एक फेवरेटिज़म हो जाएगा, मतलब मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, उसमें से एक एम्प्लॉय मुझको पसंद है, तो मैं उसको काम भी नहीं दूंगा और उसको मैं ऐसे बिठा के सैलरी दूंगा, विच इज़ रॉन्ग। उसका जो वर्क बर्डन होगा वो किसी और के ऊपर जाएगा, राइट। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। हम लोग ग्रुप एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो ग्रुप के सारे लोगों को इक्वली इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ओके, ये प्रिंसिपल ऐसे बोलता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस। इंडिविजुअल को लेस इंपॉर्टेंस देना देन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को इंपॉर्टेंस देना। वाइल टेकिंग डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन द मैनेजर शुड ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ द होल ग्रुप। जब कोई मैनेजर अपने बिजनेस में कोई डिसीजन लेगा तो वो इम्पोर्टेंट सारे ग्रुप्स को देगा, सारे ग्रुप से पूछेगा, रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ अ सिंगल एम्प्लॉय, ना कि सिर्फ एक अकेले एम्प्लॉय से पूछेगा। ओके, मतलब ग्रुप को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, सबको इम्पोर्टेंस देना चाहिए, किसी इंडिविजुअल पर्सन को सिर्फ नहीं देना चाहिए। सिमिलरली द एम्प्लॉय शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट एंड हीज पर्सनल इंटरेस्ट शुड बी सबऑर्डिनेटेड। मतलब एक एम्प्लॉय जो है वो पहला इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए? टू द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद में उसकी पर्सनल चीज़ें होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी गेम द प्लेयर्स आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट विनिंग द मैच एज अ टीम रेदर देन देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहला कोई भी क्रिकेट हम जब देखते हैं तो उसमें टीम वर्क होता है। वो लोग एक मैच को जीतने के लिए काम करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल अपने अकेले के लिए वो काम कर रहे हैं। क्लियर? तो यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। क्लियर? चलो अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना। तो यहाँ पे एज अ एम्प्लॉय, ये अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सेज जो ऑर्डर मिलेगा, ओके, वो एम्प्लॉय को मिलना चाहिए उसके सुपीरियर से, और वो भी कैसा होना चाहिए? एक सिंगल सुपीरियर होना चाहिए जो इसको डायरेक्ट
ऑर्डर देगा। अगर इस एक एम्प्लॉय को बहुत सारे लोग ऑर्डर देंगे तो एम्प्लॉय कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं किसकी सुनूं और किसकी नहीं सुनूं। इसके लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए, एक सिंगल ऑर्डर आना चाहिए इसको, क्लियर, तब जाके ये इसको क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि बिज़नेस में इसको करना क्या है। चलो देखते हैं। दिस प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। एक ऐसा प्लेस जहाँ पे सब कुछ है और एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, और सारी चीज़ें उस जगह पे आपको मिल जाएगी। कैसे कैसा होगा देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो वहाँ पे आपको मटेरियल और आपका रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए राइट टाइम पे एट द राइट प्लेस। क्यों होगा इसके, अगर ऐसा होगा तो क्या, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी प्लेस एट राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो राइट प्लेस पे होना चाहिए और राइट जॉब पे होना चाहिए। मतलब जो बंदा मार्केटिंग करता है उसको मार्केटिंग का काम मिलना चाहिए, और जिस बंदे की टाइपिंग स्पीड ज़्यादा है उसको डेटा का काम मिलना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन। द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपका फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज़ करो, ये प्रिंसिपल आपको बताता है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मतलब डायरेक्शन देना, कमांड मिलना मतलब ऑर्डर मिलना। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। सी, यूनिटी ऑफ कमांड में ओनली वन सुपीरियर मतलब एज अ एम्प्लॉई आपको जो कमांड मिलेगा, आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो किससे मिलना चाहिए, फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, एक ही मैनेजर से मिलना चाहिए। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब प्रॉब्लम्स, आर्ग्यूमेंट्स एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स अमॉन्ग द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। और दोज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा ये। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। तो अवॉइडिंग कन्फ्यूजन मीन्स व्हाट, आपको जो ऑर्डर मिल रहा है वो एक ही मैनेजर से मिल रहा है तो आपको क्लियर कट आइडिया होगा कि आपको करना क्या है। लेकिन वो एक ही काम को बहुत सारे लोग अगर आपको अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो आप भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, अवॉइड होगा कन्फ्यूजन। इफ़ आगे देखते हैं, इफ़ एन एम्प्लॉई रिसीव कमांड्स फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी। अगर एक एम्प्लॉई एम्प्लॉई कमांड्स उसको मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, ही विल गेट कन्फ्यूज। तो वो क्या होगा, कन्फ्यूज, एंड विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन अबाउट हुज ऑर्डर शुड बी फॉलोड। और उसको ये भी नहीं समझ में आएगा कि मैं किसका ऑर्डर मानूँ और किसका ऑर्डर नहीं मानूँ। सो दिस इज़ रॉन्ग अप्रोच, ये एक गलत चीज़ है, आपको भी पता है। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की शुड बी वेल डिफाइंड। तो हायरार्की प्रॉपर होना चाहिए मतलब प्रॉपर चेन होना चाहिए। ईच एम्प्लॉई शुड नो his immediate superior and should receive order from him only. ओके, हायरार्की का मतलब होता है प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर सीक्वेंस, क्लियर। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यूनिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, नाउ दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड, एक हेड होना चाहिए, एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। एक हेड होना चाहिए, वन हेड वन प्लान in every organization. Each group in the organization should have the same objective and the group should be directed by one manager using single plan. Single plan होना चाहिए, one manager होना चाहिए, और group should be direct by one manager. एक ही मैनेजर पूरे ग्रुप को डायरेक्ट करेगा, क्लियर। चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7 नाउ, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस प्रिंसिपल इज़ इम्पॉर्टेंट। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है प्रॉपर पे, सैलरी बोल सकते हो आप, वेजेस बोल सकते हो, ओके, इंसेंटिव्स। तो ये सब क्या है, रेम्यूनरेशन है। तो एक एम्प्लॉय को आप खुद सोचो, अगर आप एक एम्प्लॉय को प्रॉपर टाइम पे अगर सैलरी पे करते हो, सारी चीज़ें आप उसको अवेलेबल करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो एम्प्लॉय के दिमाग में ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें आएगी और उससे वो और ज़्यादा मेहनत करेगा। और जितना ज़्यादा मेरा जो एम्प्लॉय है वो मेहनत करेगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट जो बॉस होगा, जो कंपनी होगी, उसको होगा, क्लियर। चलो, appropriate remuneration to staff
or employee is the principle to keep them satisfied financially as well as retain them. Retain मतलब बिजनेस में बने रहना, छोड़कर ना जाना, for long span of time within the organization. तो अगर प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिलेगा तो मेरा स्टाफ मेंबर्स, मेरे एम्प्लॉयज़ मेरी कंपनी को कभी छोड़कर नहीं जाएंगे. द फेयर रेम्यूनरेशन अफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन टोटल. अगर फेयर रेम्यूनरेशन दिया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि वो एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छे से और ईमानदारी के साथ में आपके साथ में काम करेगा, तो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा तो आपका एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होगा. द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल. अब रेम्यूनरेशन फिक्स्ड होना चाहिए. फिक्स मतलब पहले ही से एम्प्लॉय को मालूम होना चाहिए कि उसको मंथ एंड में कितना पैसा मिलेगा. ओके. और जो सैलरी होती है वो कैसे डिसाइड होती है? उसकी स्किल के ऊपर, एक्सपर्टाइज, कितना एक्सपीरियंस है उसको, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा. तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स के ऊपर जो है उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है. ओके. तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. आगे बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. मैंने बताया था आई एम द बॉस. ओके. तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो मैं, सपोज़ आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ पे मैं मैनेजर हूँ, जो मैंने बोला, भले से मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझको आपको पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी बात फिर भी मानना पड़ेगा, बिकॉज आई एम द बॉस. ओके. मतलब जो अथॉरिटी है वो मेरे हाथ में है, उसका मैं मिसयूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो. ओके. तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है देखते हैं. सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी. मतलब वो पर्सन के पास में पावर भी होगा, उस पर्सन के पास में अथॉरिटी भी होगी. इन सम ऑर्गेनाइजेशन दिस पावर इज़ वेस्टेड इन वन हैंड और फ्यू हैंड्स. कुछ लोगों को ये पावर मिलता है. दिस सिचुएशन अकर्स इन द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. तो छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये चीज़ होती है जनरली. बट इफ़ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ लार्ज, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, देन देर इज़ अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर और अथॉरिटी. तो सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है. ओके. ये आपको याद रखना है. डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में होता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये प्रिंसिपल बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इनके बीच में प्रॉपर तरीके से बैलेंस होना चाहिए. दिस इज़ टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ द एक्टिविटी एट्सेट्रा. ऑलराइट. तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, पॉइंट नंबर 8. आगे बढ़ते हैं. अब दिया है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप्स, दैट मीन्स टीम स्पिरिट. मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिया हुआ है. टीम स्पिरिट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो गोल अचीव होगा. अगर मिलजुल कर बात नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा. ओके. तो ये प्रिंसिपल यही बोलता है कि टीम स्पिरिट होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए कंपनी के अंदर. हेनरी फॉयर हैज़ गिवन एम्फेसाइज ऑन द टीम वर्क. स्पिरिट डी कॉप्स मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ. यूनियन इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में ताकत है. ओके. रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. किसी कंपनी को चलाना एक ग्रुप एक्टिविटी होता है, बिकॉज देर आर सो मैनी पर्सन्स हु आर वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन. जो ह्यूमन्स होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, दे आर वैल्यूएबल एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं कंपनी के लिए. इफ़ ऑल एम्प्लॉय आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट, द डिफ़िकल्टीज़ कैन बी सॉल्व्ड क्विकली. अगर सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो डिफ़िकल्टी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्विकली. देयरफॉर एज अ लीडर, मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क. एज अ लीडर मतलब मैनेजर कौन है, कंपनी का लीडर है, तो उसको क्या करना चाहिए, दैट लीडर शुड क्रिएट अ टीम स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग एम्प्लॉयज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल ईजीली. ओके. सिंपल है एकदम. सो टीम वर्क जब होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी आपस में, तभी जाके अचीव होगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल. ओके. चलो सी, मैंने आपके लिए कोड जो प्रिपेयर किया था, तो उस हिसाब से ये जो है आपकी बुक के हिसाब से लास्ट पॉइंट है, बट मैंने जो कोड प्रिपेयर किया हुआ है आपका सोच ढाई, तो इसके लिए मैंने पॉइंट नंबर 9 पे इसको डाला है. तो पॉइंट नंबर 4 पे देखो आपको लास्ट में ये दिया हुआ है, तो आप जो भी पॉइंट लास्ट में लिखोगे तो आप वहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हो. इतना पार्ट जो है वहाँ पे लिखोगे. जैसे आपका पॉइंटर्स फिनिश हो जाएगा लिखकर, तो आप भी लास्ट में लिखोगे. अबोव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फॉयल आर वेरी यूजफुल टू मैनेज द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. दिस आर
ऑल्सो सपोर्टिव टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सपोर्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को. दिस प्रिंसिपल्स आर वेरी लॉजिकल एंड देयरफॉर आर एप्लीकेबल इन मॉडर्न मैनेजमेंट एरा. ओके, इसके लिए मॉडर्न मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल है. क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी. मतलब ये प्रिंसिपल के हिसाब से सारे लोगों को इक्वली हमको ट्रीट करना होगा इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. चलो, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली टू द सबऑर्डिनेट्स. फेयर होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए सबऑर्डिनेट्स मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ में. ओके. वाइल डिवाइडिंग द वर्क, जब वर्क डिवाइड करेंगे, डेलीगेटिंग द अथॉरिटीज़, डिसाइडिंग दी मॉनेटरी टर्म्स एसेट्रा, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी एम्प्लॉय. मतलब डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, कोई भी भेदभाव ना करते हुए वर्क को डिवाइड करना. इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट द रेम्यूनरेशन शुड नॉट बी डिपेंड ऑन दी डिपार्टमेंट बट एट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग. मतलब उनकी मेहनत के हिसाब से उनको पैसा मिलना चाहिए. द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन दी सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस. ओके, एक कंपनी के अंदर 2 एम्प्लॉयज़ है जो काम कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, बट काम तो उनका ऑलमोस्ट सेम होगा, पूरा टाइम दे रहे होंगे, तो दोनों का रेम्यूनरेशन प्रॉपर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, किसी को कम किसी को ज़्यादा, विच इज़ वेरी रॉन्ग. ओके. दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. तो ऐसे होगा. सी एग्जांपल, अगर आप भी एक कंपनी में काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप भी सुबह 9 बजे आ रहे हो, मैं भी सुबह 9 बजे आ रहा हूँ, बट मुझको कंपनी 25,000 रुपया सैलरी दे रही है, आपको सिर्फ 20,000 रुपये दे रही है. तो आप कन्फ्यूज़न यहाँ पे होगा. आप सोचोगे कि मैं भी इतना मेहनत कर रहा हूँ बट मुझको कम मिल रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा हमारे बीच में. ओके. लेकिन अगर प्रॉपर इक्वल होगा, मेरे को भी 20,000 आपको भी 20,000, या मुझे 25 तो आपको भी 25, तो यहाँ पे इक्वलिटी होगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा. ऑलराइट. तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. आगे बढ़ते हैं. अब है आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब क्या? वर्क को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करना. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल. सॉरी. ऑलराइट. चलो. इट इज़ असाइन टू एम्प्लॉयज़ एज पर देयर क्वालिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़. सी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉई उसको वो वर्क मिलना चाहिए. से एग्जांपल, अगर एक पर्सन है जिसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है तो उसको कंप्यूटर का काम मिलना चाहिए. एक पर्सन है जो मार्केटिंग में अच्छा है तो उसको मार्केटिंग का जॉब मिलना चाहिए. क्लियर. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ एम्प्लॉयज़ विच अल्टीमेटली टर्न इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी लेवल. ओके. ऐसा होगा तो वो लोग प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, बिकॉज उनको जिसमें इंटरेस्ट है, जो उनको आता है वही काम उनको मिलेगा, तो वो लोग ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करेंगे, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी लेवल अप होगा. ओके. तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. आगे बढ़ते हैं अभी. फिर आपको दिया है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. मतलब अकॉर्डिंग टू द हेनरी फॉयल प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल सेज दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर डिसिप्लिन इन दी ऑर्गेनाइजेशन. एक एम्प्लॉय को प्रॉपर डिसिप्लिन जो भी दिया हुआ होगा वो उनको फॉलो करना होगा. ओके. अगर ऐसा होगा तो गोल अचीव होगा. अगर प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो गोल अचीव नहीं होगा. यही चीज़ आपको बताना है आंसर में. ओके. तो चलो. अकॉर्डिंग टू फेयोल, डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एम्प्लॉयज़ मस्ट ओबे, मतलब मानना चाहिए, एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न दी ऑर्गेनाइजेशन. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारी कंपनी में वो एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना होगा. डिसिप्लिन हेल्प्स टू अचीव द गोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो डिसिप्लिन से क्या होगा? गोल अचीव होगा. गुड डिसिप्लिन इज़ द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप. अच्छा अगर डिसिप्लिन हो रहा है तो मतलब जो डिसिप्लिन करवा रहा है और जो लीडर है वो इफेक्टिव, एक अच्छा लीडर है. देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दी मैनेजमेंट एंड वर्कर्स रिगार्डिंग दी ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स. जो भी ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स है वो क्लियर होना चाहिए वर्कर्स को के और मैनेजमेंट के बीच में. जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्लियर कट दोनों को पता होना चाहिए. बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो बेसिक
डिसिप्लिन जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, ओके, और होना भी चाहिए। सॉरी, चलो आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 13, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट अथॉरिटी, कोई कंपनी के अंदर से एग्जांपल हम लोग क्रिकेट का एक एग्जांपल लेते हैं। जो 11 प्लेयर्स होते हैं उसमें एक के ऊपर अथॉरिटी होती है, मतलब एक कैप्टन होता है। उसके ऊपर जब अथॉरिटी उसको मिलती है कि आप टीम को सेलेक्ट करो, तो उसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि अब उसको वो मैच को जीतना ही होगा, ओके। तो जहाँ पे अथॉरिटी मिलेगी तो वहाँ पे उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ओके। चलो, अथॉरिटी इज़ द राइट टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी क्या है? किसी को आपने राइट दे दिया कि आप अपना डिसीजन ले सकते हो। इट इज़ नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, जब अथॉरिटी मिलेगा तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे वो काम निकलवा सकते हो आप, ओके, एज अ मेन पर्सन। अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जहाँ पे अथॉरिटी है वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, मैंने अभी आपको बताया। इफ़ द मैनेजर इज़ गिवन द अथॉरिटी टू कंप्लीट अ टास्क, अगर मैनेजर को एक अथॉरिटी दिया है टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम, देन ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ़ ही डज़ नॉट कंप्लीट द वर्क इन गिवन टाइम। तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसको कुछ भी करके, कैसे भी करके वो वर्क को कंप्लीट करना ही होगा। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू टेक मैनेजरियल डिसीजंस ऑन हिज ओन इन रिस्पेक्ट टू द गोल। तो जो मैनेजर होगा उसको इतना अथॉरिटी होना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस ले सके खुद से, ओके। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल सेज दैट एज अ एम्प्लॉय इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड टेक पार्ट इन एवरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के अंदर मतलब आप खुद से इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़कर काम करना चाहिए, ओके। चलो देखते हैं। इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। वॉलंटियरिंग मतलब अपनी मर्जी से आप कोई काम को करोगे इन इनोवेटिव वे। द फ्रीडम टू थिंक, ओके, फ्रीडम मतलब आज़ादी, सोचने की आज़ादी। एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज़ एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव वाइल वर्किंग ऑन द गिवन टास्क। क्लियर? तो अगर उनको आप सोचने का चांस दोगे, उनको भी एक पार्ट समझोगे ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो लोग भी सोच के अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे आपके लिए, जो आप बिज़नेस में जिसको अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके आप आगे बढ़ सकते हो। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम्ड बाय द मैनेजर। जो भी इनिशिएटिव एम्प्लॉय ने लिया उसको वेलकम करना चाहिए मैनेजर को कि हाँ चल इसने कुछ तो काम किया, कुछ तो सोच रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंक्लूडिंग थ्रू डिस्कशन ऑन दोज न्यू आइडियाज़, ओके। न्यू आइडियाज़ जो भी आएंगे तो वो भी एक मैनेजर जो है वो अपने एम्प्लॉय से लेना चाहिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो यहाँ पे टीम स्पिरिट बन सकता है। तो जब टीम स्पिरिट होता है तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव ही होता है हमेशा, ओके। तो ये था आपका 14 प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, ऑलराइट। तो हम लोग ने 14 प्रिंसिपल को डिस्कस किया। आई होप आपको सारे प्रिंसिपल समझ में आए होंगे। कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस, कोई भी लाइन आपको नहीं समझ में आई होगी, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया होगा, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। सो गो थ्रू विद द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट and I hope you understood the entire discussion. Any doubt, anything, you can ask me in comment section. Till then, bye all, take care.